हरे कृष्णा। आज पता है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीएसटी। अच्छा, जीएसटी क्या होता है? देखिए, जैसे कि बिल्कुल पूरी तरीके से मेरे को यही उम्मीद थी कि जीएसटी में आप यही बताएंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आप अपनी जगह गलत नहीं है। आप फुल फॉर्म बता रहे हैं कि जीएसटी का मतलब है साहब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या अगर बात करें तो गुड्स पे भी लग रहा है और सर्विसेज, बट जीएसटी अपने आप में डिटेल है। आपके करिकुलम में अगर मैं बात करूं, 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है और 40 मार्क्स का आपके न्यू सिलेबस में जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। उस 40 नंबर में जीएसटी भी है और कस्टम भी है। कस्टम करीब करीब 5 से 10 नंबर का आता है, किसी अटेम्प्ट में 5, किसी में 10। इससे ज्यादा का कस्टम नहीं देखने को मिलता है। तो हम ये मान सकते हैं करीब करीब 30 से 35 मार्क्स का आपका जीएसटी है, 30 से 35 नंबर। और सही मायने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जीएसटी, और बहुत स्कोरिंग भी है। अगर सही से इसको पढ़ के चला जाए, सही से क्वेश्चंस करे जाए, तो ये स्कोरिंग है। मतलब पूरे इनकम टैक्स में है क्या? इनकम टैक्स अपने आप में बहुत डिटेल्ड है, बहुत सारे हेड्स हैं, डिडक्शंस हैं, जाने क्या क्या उसमें आपने पढ़ा है। पर जीएसटी में कंटेंट एज कंपेरिजन टू इनकम टैक्स थोड़ा सा कम है आपकी करिकुलम के हिसाब से, बट वेटेज अच्छी खासी यहाँ पे आपको जीएसटी की। और जैसा आपने फुल फॉर्म भी बता दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो क्या लगता है आपको, ये गुड्स पे लगता है कि सर्विसेज पे लगता है? दोनों पे लगता है, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी। आपको पता है कि जीएसटी इंडिया में कब आया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया है। बट क्या आपको यह पता है कि जीएसटी की चर्चा इंडिया में कब से हो रही थी? जीएसटी की चर्चा हो रही थी ईयर 2000 से। सन 2000, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय आया कि साहब हम जीएसटी लगाएंगे। बट अल्टीमेटली लग कब पाया? 2017 में। बीच में 2006-2007 में इन्होंने ऐलान किया था कि 2010 से लगा देंगे, बट कुछ दिक्कतें आई जिसकी वजह से लगा कब? 2017 में। और आपको पता है, इंडिया जो है ये पहला कंट्री नहीं है, पहली कंट्री जहां जीएसटी लगा। करीब करीब 160-170 कंट्रीज में ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है। हम लोग बड़े पीछे हैं, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सवाल यह आता है, क्या जरूरत, क्यों आया जीएसटी? क्या उससे पहले कोई टैक्स नहीं था? तो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? आप सभी को पता है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और मोटा मोटा हम सब जानते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। ये मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स के पहले चैप्टर में भी बताया था कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसपे इंसिडेंस है उसी के ऊपर इंपैक्ट है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस किसी और के ऊपर है और इंपैक्ट किसी और के ऊपर है। यानी जमा करा रहा है लेट से मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, बट झेल रहा है अल्टीमेटली कंज्यूमर, तो तभी वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आने से पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, और साहब बहुत सारे हुआ करते थे। अब सपोज करो एक व्यापारी है, उसको व्यापार करना है। अब व्यापार करने के लिए पहले वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जाने फिर व्यापार करे, और अगर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जाने तो वो भी सीएस कर ले। इतनी अगर पढ़ाई करनी है तो वो भी कुछ कोर्स करके बैठ जाए। तो साहब बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको खत्म करके जीएसटी लाया गया। अगर यूं बोले तो करीब 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितने? करीब 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए, तब बना जीएसटी। इन 17 में कुछ सेंट्रल वाले भी सब्स्यूम्ड हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट वाले भी सब्स्यूम्ड हुए। सब्स्यूम्ड का मतलब 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस समा गए। किसमें समा गए? जीएसटी में। और क्या फायदा है जीएसटी का, थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। जीएसटी
जैसा आपने कहा गुड्स पे भी है और सर्विसेज पे भी है। जैसे पहले क्या होता था, देखो जीएसटी की इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब थोड़े पहले भी अगर हम समझ पाए। पहले क्या होता था, गुड्स पे अलग टैक्स लगता था। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तब गुड्स पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। एक एक्ट बना हुआ था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एक हुआ करता था, जिसके हिसाब से गुड जब मैन्युफैक्चर होते थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। गुड जब बिकते थे, बेचते थे, तब तब लगता था वैट। उस समय हुआ करता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिकते थे तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये सब देखिए याद नहीं करना है आपको, क्योंकि पुरानी बातें हो गई। बट ये इसलिए समझा रहा हूं कि आगे आने वाली बात आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक थोड़ी सी पीछे की बात ना समझ। जैसे मूवी का पार्ट 2 देखने बैठे हैं आप, तो थोड़ा सा पार्ट 1 हम आपको बता देते हैं। आप समझ रहे हैं बात को ना? क्योंकि हम लोग तो वो प्राणी हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो पार्ट भी देखा है और ये पार्ट भी देखा है ना? तो हम लोगों को पता है कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई हैं। और अगर आप उस तरीके से पढ़ के चलेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पहले गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। जब गुड्स बेचे जाते थे वैट लगता था। दूसरे स्टेट में बेचे जाते थे, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी लगा करता था। वहीं पे सर्विसेज अगर आप रेंडर कर रहे होते थे तो सर्विसेज में सर्विस टैक्स लगा करता था, वो अलग था। अब उसमें होता क्या था मैं आपको बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं कि मैं गुड्स बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या लगता है, सर्विसेज। तो मैं पहले ना सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था, जीएसटी आने से पहले। वैट में तो रजिस्टर्ड होगा नहीं, सेंट्रल सेल्स टैक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था। अब जैसे क्या होता था, पहले जब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता था, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मेरे को खुद कुछ चीजें खरीदनी भी पड़ती थी। सर आपको क्या खरीदना पड़ता था? जैसे मैंने आपकी क्लास में एसी लगवा रखा है, तो मैंने जैसे पहले एसी खरीदा, तो जब मैं एसी खरीदता था ना, तो एसी के बिल में लिखता था लेट्स से 40,000 का एसी और 10,000 का वैट। हमने 10,000 एज्यूम कर लिया, कोई भी फिगर, वो डिपेंडिंग की क्या रेट है। तो 40,000 का एसी, 10,000 का वैट, मैंने 50,000 रुपए एसी जिसने बेचा उसको पे करे और उसने एसी मेरे को दे दिया, एसी मेरे अलग। ऐसे में एसी की जो कॉस्ट होती थी मेरी, वो 50,000 होती थी। कितनी कॉस्ट होती थी साहब? 50,000। आज क्या है, अगर मैं आज एसी खरीदता हूं, अब देखिए ना, क्लास पढ़ाने के लिए आजकल कितना तीन जाम है, एसी, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, ये वो बहुत खर्चे होते हैं साहब। अगर आज मैं ये चीजें खरीदता हूं तो आज बिल में वैट नहीं लग के आता, जीएसटी लग के आता है। अब फायदा क्या होता है जरा समझना। सेम एसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एसी खरीदा 40,000 का एसी, 10,000 का जीएसटी, टोटल 50,000। आज एसी खरीदा मैंने और मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में। मैं किस में रजिस्टर्ड हूं? भाई जाहिर सी बात है, अब तो गुड्स हो या सर्विस हो, हर इंसान जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। मैंने एसी खरीदा 40,000 का, 10,000 का जीएसटी पे किया, टोटल 50,000। मैंने दुकानदार को 50,000 पे करे, फिर दुकानदार आगे पे करेगा 10,000, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने तो दुकानदार को पे कर दिया। ऐसे में जीएसटी डिपार्टमेंट मेरे से कहता है कि सर आप अपनी एसी की कॉस्ट 50,000 मत मानिएगा। मैंने कहा है, फिर हाँ सर आप अपने एसी की कॉस्ट केवल 40,000 मानिएगा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो भाई, 40,000 क्यों माने? अभी पूरे हम 50,000 रुपए उसको ट्रांसफर करके आ रहे हैं, ये देखो बैंक स्टेटमेंट देख लो, 50,000 रुपए ट्रांसफर करे हैं या पेमेंट किया कैश जो भी। हमने कहा तो 50,000 रुपए में खरीदा है, बिल भी है 50,000 का, हमारी कॉस्टिंग कितनी? 50,000। नहीं सर आप अपनी 40,000 की ही कॉस्ट मानिएगा। हमने कहा अच्छा। कह रहे सर आप जो ये 10,000 का जीएसटी पे करके आए हो एसी खरीदने पे, हम इसका आपको कुछ बेनिफिट दे देंगे। हमने कहा बेनिफिट दे दोगे? ठंडी हवा मिलेगी? कह रहा नहीं नहीं वो तो मिलती है एसी से, हम कुछ बेनिफिट दे देंगे। हमने क्या दोगे, थोड़ा डिटेल में बताओ। कह रहा सर आप करते क्या हो? हमने कहा हम कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। कह रहा आप जो कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हो इस पे भी जीएसटी बनता है। आप हम आपसे फीस लेते हैं, जैसे हमने आपसे टैक्स की फीस ली 10,000 और 18% कोचिंग पे जीएसटी है 1,800, जीएसटी 11,800 रुपए हमने लिए, तो 1,800 का हो गया जीएसटी। वो 1,800 मेरे को जमा करना पड़ता है। ये जैसे एक बच्चे को, ऐसा मिला के सब बच्चों का मान लो पूरा जीएसटी हो गया एक महीने का 1 लाख रुपए मान लिया।
जीएसटी हो गया कितना, 1 लाख जो मैंने आपसे लिया तो मेरे को आगे जमा करना है। गवर्नमेंट कहती है सर सुनो ना, 1 लाख मत जमा करना। हमने कहा कुछ ना करें, छोड़े। कह रही नहीं नहीं, आप इसमें से 10,000 माइनस कर लेना। हमने कहा 10,000 कौन सा माइनस कर ले, किस बात का? कह रहे सर आपने एसी खरीदा था जिसपे जीएसटी लग के आया था, इसका हम आपको बेनिफिट दे देंगे, इसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे। हमने कहा इतना नहीं आता, बेनिफिट से समझाओ। कह रहा 10,000 बेनिफिट, आप 90,000 जमा करना। 1 लाख का जीएसटी आपका आउटपुट बना, बट आप उस आउटपुट जीएसटी को पूरा मत जमा करना। आपके पास जो खरीदी समझते हो, परचेज पे, खरीद पे, एक्विजिशन पे जो जीएसटी आया, वो उसका आपको हम बेनिफिट देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने कहा अरे वाह। हमने कहा सर 90 करना है, कह रहा हाँ। हमने कहा पहले तो ऐसा नहीं होता था सर, पहले जब जीएसटी नहीं था तब हम एसी खरीदते थे, तब भी तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता था। कह रहा हाँ तब भी लगता था। कह रहा सर तब क्या बिल में लग के आता था? हमने कहा सर तब हमने एसी खरीदा तब बिल में वैट लगा था, हमारे पास बिल रखा भी है पुराना, 2017 से पहले का वैट लगा था। तब तो आपने हमसे नहीं कहा कि 1 लाख रुपए ना जमा करके 90,000 जमा करो, तब तो आपने हमसे पूरे ले लिए, तब का ही नहीं बेनिफिट दिया। फिर नहीं तब नहीं दे सकते थे, हमारी मजबूरी थी। तुम्हारी काहे की मजबूरी? कह रहा सर हमारी मजबूरी थी क्योंकि आप जो है सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, और जिस बंदे से आपने खरीदा वो वैट में रजिस्टर्ड था। वैट एक्ट अलग था, सर्विस टैक्स अलग था। वो वैट में रजिस्टर्ड था, वैट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। वैट जितने एक्ट थे, जितनी स्टेट, वैट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। और सर्विस टैक्स पे लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स एक्ट लगाती थी, फाइनेंस एक्ट के थ्रू आया था, मतलब सर्विस टैक्स लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों कह रहे सर अलग अलग एक्ट में जब रजिस्टर्ड थे तो काहे का आपको बेनिफिट दे दे? कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। हमने कहा आज मिल जाता है। कह रहा हाँ। हमने कहा इस बेनिफिट को बोलते क्या है? बेनिफिट थोड़ा ना लिखेंगे एग्जाम में। कह रहा इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। हमने कहा है? कह रहा सर आपने जो सामान खरीदा वो है इनपुट, जो चीजें ली वो है इनपुट, उस पे जो टैक्स पे किया तो वो बन गया इनपुट टैक्स, और उसका हम आपको फायदा दे दे रहे हैं, क्रेडिट दे दे रहे हैं, तो बन गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने कहा अच्छा। हमने कहा अगर आज हम एसी खरीदते हैं तो एसी पे जो जीएसटी लग के आया, आप हमको उसका आईटीसी दे देंगे? कह रहा हाँ सर। हमने कहा इसका फायदा क्या होता है? इसका कह रहा फायदा ये होता है कि आप जो भी आउटपुट टैक्स बनता है, हमने कहा आउटपुट मतलब कह रहा जो चीज आप बेचते हो या सप्लाई करते हो, सर्विस देते हो, उस पे वो जो आउटपुट आप दे रहे हो उस पे जो जीएसटी बनता है, उसमें से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर लेंगे, तब आप जमा कर दीजिएगा बचा हुआ। हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। कह रहा सर हम कह तो रहे हैं जीएसटी जो है सरकार जब लाई तो सरकार ने कहा 1 नेशन 1 टैक्स। इवन बीजेपी की गवर्नमेंट ने जीएसटी का फुल फॉर्म ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा गुड्स एंड सिंपल टैक्स है, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बोलने के लिए नहीं, मीडिया में जाते गुड्स एंड सिंपल टैक्स की 17 टैक्सेस नहीं देखने पड़ेंगे, एक टैक्स, एक देश, एक कर। पीवी सिंधु ने बहुत एडवर्टीजमेंट किया था, बहुत एडवर्टीजमेंट हुआ था उस समय पे, जब 2017 में जब जीएसटी आने की बात हुई। तो हमने कहा सर ये तो बड़ा फायदे की बात है सर, आईटीसी मिल जाएगा। कह रहा हाँ। हमने कहा सर जैसे सिर्फ एसी खरीदने पे? कह रहे नहीं सर ने एसी खरीदने का तो एग्जाम्पल लिया है सर, एसी खरीदते हैं, है ना, प्रोजेक्टर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, डेस्कटॉप खरीदते हैं, जो जो चीजें सर खरीद रहे हैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए, उन चीजों पे जितना भी इनपुट टैक्स लग के आया उसका सर को क्रेडिट मिल जाएगा। हमने कहा सर अगर सर ने एसी खरीद के अपने घर में लगाया, घर में भी एसी, हमने कहा उस पर भी जीएसटी लग के आया आज की तारीख में, जरा उसका नहीं मिलता आईटीसी। हमने कहा बिल में तो लिखा है 40,000 का एसी, 10,000 का जीएसटी, 50,000, हमने 50,000 दिए हुए हैं, बिल भी है। कह रहा नहीं सर आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आप जो चीज ले रहे हो उससे क्या कर रहे हो, हाँ कुछ आउटपुट सप्लाई कर रहे हो, मे बी गुड्स मे बी सर्विस। घर पे तो चल रहा है, वो तो पर्सनल कंजम्पशन है, उस पर थोड़ी ना आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा ऐसे में तो हम अल्टीमेट कंज्यूमर हो गए। कह रहा हाँ। हमने कहा अच्छा सर वो लैपटॉप जो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा उस पे जीएसटी का आईटीसी, मतलब जीएसटी लगता है कि जीएसटी ही नहीं लगता? जीएसटी लगता है, आईटीसी नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता।
हमने कहा सिर्फ कमोडिटीज खरीदने पे? कह रहा नहीं सर, हो सकता है आप खुद भी किसी से सर्विसेज भी लेते हो। हमने कहा हम काहे की सर्विसेज लेते हैं, हम तो खुद सर्विस दे रहे हैं, हम काहे की सर्विस लेते? कह रहा नहीं सर आप लेते होगे। हमने कहा जैसे? कह रहा सर आपके यहाँ फोन लगा है? हमने कहा ऑफिस में लैंडलाइन हमने फोन लगवा रखा है। कह रहा लैंडलाइन फोन का बिल आता है? हमने कहा बिल आता है। कह रहा बिल में जीएसटी लग के आता है? हमने कहा हाँ आता है। कह रहा सर ये जो आपने लैंडलाइन फोन लगा रखा है ये आप इनपुट सर्विस ले रहे हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेट्स से हमने एयरटेल का फोन लगवा रखा है, कह रहे सर ये आप इनपुट सर्विस ले रहे हो, इस पे जो जीएसटी लग के आ रहा है ये है इनपुट जीएसटी, इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये फोन से आप कोचिंग का काम ही तो कर रहे हो, लोग पूछते हैं तो हम कहते हैं हाँ आ जाओ एडमिशन के लिए। आप समझ रहे हो, व्यापार से संबंधित है। हमने कहा जो घर में लगा रखा है, हम बातें करते रहते और कैसे हो, सब ठीक चल रहा है भैया और बता। कह रहा उसका नहीं मिलता। हमने कहा और कोई हम सर्विस ले सकते? कह रहा बहुत सी लेते होगे आप, जैसे आप एडवर्टीजमेंट कराते हो। हमने कहा कराना पड़ता है। कह रहा ये जो एडवर्टीजमेंट कराते हो तो बिल आता है ना, जैसे हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से एडवर्टाइजमेंट कराया, मान लो पेपर में ऐड आया, अब एजेंसी हमको बिल भेजती ना, लेट से 1 लाख रुपए का एड, 5% जीएसटी लगा दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना, 5,000 रुपए का जीएसटी लग गया, तो कह रहे सर ये जो 5,000 का जीएसटी लग के आपके पास आया, इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जब आप आउटपुट टैक्स जमा करने चलोगे तो उसमें से जितना इनपुट टैक्स दे चुके हो वो माइनस कर लेना, नेट जमा कर देना। हमने कहा बहुत बढ़िया। कह रहे सर ये सेम फायदा उस एसी वाले के लिए भी है। नहीं एसी वाले के लिए कैसा फायदा? कह रहा सोचो उल्टा कर दो गेम को। अब एसी वाले की नजरिए समझते हैं, जब वो एसी वाला एसी बेचता था तो एसी वाला काहे में रजिस्टर था? वैट में। मान लो उसने अपनी शॉप का इंटीरियर कराया। आजकल क्या होता है ना, चमक धमक चाहिए। इंसान कौन सी शॉप में जाता है, हर जगह जहां जाता है चमक धमक चाहिए, बढ़िया लाइटिंग और सब कुछ, अंदर कूड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो उसने अपनी शॉप का इंटीरियर कराया, इंटीरियर वाले ने बिल रेज किया। इंटीरियर वाले ने क्या प्रोवाइड किया? सर्विस प्रोवाइड करी कि गुड्स प्रोवाइड करे? आमतौर पे सर्विस प्रोवाइड करी साहब। तो वो जो इंटीरियर वाले बिल रेज किया उसमें उसने लगाया सर्विस टैक्स, और जो एसी बेच रहा है वो रजिस्टर्ड बैठा है वैट में। तो उसने जब सर्विस टैक्स लगाया उस एसी वाले, देखो बिल आया, मान लो इंटीरियर वाले का 1 लाख रुपए का इंटीरियर हुआ, 18% मान लो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा, है ना, 18,000 रुपए, 1,18,000 रुपए एसी की दुकान वाले ने इंटीरियर वाले को पे कर दिया। इस 18,000 का उसको कोई फायदा नहीं मिलता था एसी की दुकान वाले को। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड था वैट में, बिल में लग गया सर्विस टैक्स। आज फायदा मिलता है, आज वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और इंटीरियर करा रहे तो इंटीरियर वाला भी काहे में रजिस्टर्ड है? जीएसटी में। तो बिल लग करके आता है, बिल में लगाया लेट से वही मान लो 18%, 18,000, तो उसको 18,000 पे जरूर कर देगा, लेकिन उसको क्या मिल जाएगा? उसका आईटीसी। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। कह रहा सर ऐसा ही होता। हमने कहा कभी जीएसटी आने से पहले आईटीसी मिलता ही नहीं था क्या? कह रहा मिलता था लेकिन उसकी चेन ब्रेक हो जाती थी। है क्या बोल रहे हो? कह रहा सर जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता था, जब एक मैन्युफैक्चरर होता था ना, तो मैन्युफैक्चरर मान लो सपोज करो सर ये मैन्युफैक्चरर ये पेन बनाता है ना, एक मैन्युफैक्चरर था जो क्या बनाता था, ये पेन बनाता था। और ये पेन बनाने के लिए, मान लो ये नॉर्मल पेन है, ये पेन बनाने के लिए वो इंक खरीदता था एक दूसरे मैन्युफैक्चरर से। वो मैन्युफैक्चरर क्या बनाता था? इंक। तो वो जो मैन्युफैक्चरर था पहले वो भी एक्साइज में रजिस्टर्ड था, और ये जो मैन्युफैक्चरर था ये भी एक्साइज में रजिस्टर्ड था। तो जब इंक खरीदता था तो इंक में एक्साइज ड्यूटी लग के आती थी, उसका क्रेडिट इस मैन्युफैक्चरर को मिल जाता था। बट ये मैन्युफैक्चरर जब ये पेन बेचता था, मैन्युफैक्चरर तो पेन बेचते समय एक तो मैन्युफैक्चरिंग करी, तो लेट से 100 रुपए का पेन है तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाता था। अब इसने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता था वो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकता क्योंकि केवल मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, तो वो रजिस्टर्ड होता था वैट में। तो लेट से इसका पेन है 100 रुपए, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी तो हो गया 110, तो उस बंदे को, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉस्ट ही पड़ी 110 की। आप समझ रहे हैं बात को? उसका 10 को कोई फायदा नहीं। अब वो कॉस्ट 110, अब वो मार्जिन 110 पे जोड़ेगा अपना। मान लो उसको 20 रुपए कमाने हैं तो 110 पे 20 रुपए जोड़ के 130 का बेचेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, तो फिर 130 पे फिर वो जब बेचेगा तब वो वैट लगाएगा। आप समझ पा रहे हैं? वो वैट में रजिस्टर्ड था, तो अल्टीमेटली जो 130 पे आप वैट लगा रहे हो, तो 130 में ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी जुड़ी हुई है जिस पे आप वैट लगा रहे हो, टैक्स पे टैक्स लगता चला जा रहा है। ये होता है कास्केडिंग इफेक्ट।
तो पुराने लॉज में एक बहुत बड़ी खामी थी, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। कास्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स पे टैक्स, जिसकी वजह से कमोडिटीज महंगी होती जाती थी। आज हम लोग इंटरनेशनली कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे आप समझिएगा, जैसे हम बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल। जैसे मान लीजिए दिवाली है, दिवाली में आम इंसान जाता है झालर खरीदने। अब आप मार्केट में गए झालर खरीदने, और झालर बेचने वाला बता रहे साहब ये झालर है चाइना की, है ना, ये है 60 रुपए की सर, और ये इंडिया की है, ये सर 100 रुपए की है। अब भले ही आप जितने देसी बने, भले ही दुनिया में सोशल मीडिया में मेरा देश महान, देश के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन उस दिन आम इंसान जल्दी 40 रुपए ज्यादा नहीं देता। आप समझ रहे हैं? तो ये दिवाली 4-5 दिन की बात है ना, 60 रुपए वाली झालर लेके आते। हम कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा एक बहुत बड़ा कारण है साहब टैक्सेस। टैक्सेस की वजह से प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जबकि हमारे रिसोर्सेज सस्ते होने चाहिए, हमारे यहां किसी चीज की कमी नहीं है कहीं से। तो साहब इसकी दूरी करी गई, इसके लिए जीएसटी लेकर के आया गया, ताकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहे, आईटीसी की चेन बरकरार रहे, आईटीसी की चेन ना टूटे। क्यों? क्योंकि आज क्या है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, सब लोग जो रजिस्टर्ड हैं वो किस में रजिस्टर्ड हैं? जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी एक्साइज नहीं लग रहा, जीएसटी लग रहा है। तो मैन्युफैक्चरर अगर जीएसटी लगाता है, इंक वाले ने जीएसटी लगा करके इसको बिल दिया पेन बनाने वाले को, इसको आईटीसी मिला। पेन बनाने वाले ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, पेन वाले ने जीएसटी लगाया, डिस्ट्रीब्यूटर को आईटीसी मिला, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे बेचा। अब समझ रहे हैं, आईटीसी मिलता रहेगा। सिर्फ किसको नहीं मिलेगा? कंज्यूमर को, जाहिर सी बात है। तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा, टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो पा रहा, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, टैक्स की वजह से चीजें महंगी नहीं हो पा रही। आप समझ पा रहे हैं बात को? यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी बात क्या है साहब, पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मैं आपको देखिए बिल्कुल खुल के सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ पाए तो। पहले क्या होता था, जब अपन प्रोडक्ट खरीदने जाते, जैसे मैं बार बार एसी का एग्जांपल ले रहा हूं, एसी ले लो, कुछ भी ले लो, तो एसी वाला जब बेचने वाला हमको बिल देता था ना साहब, तो एसी के बिल में लिखता था कि वैट इतना लगाया, बट ऑलरेडी उस कॉस्ट में एक्साइज जुड़ा होता था। एक्साइज तो लग के ही आया है जहां से मैन्युफैक्चर होकर के आया है, वो अलग से बाइफरकेशन ही नहीं पता होता था। मतलब मैं जब एसी खरीद रहा होता था, मेरे को पता ही नहीं था कि इस पे मैंने कितनी एक्साइज ड्यूटी पे करी, आई डोंट नो। या तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि एक्साइज का रेट चेक करूं और क्रॉस कैलकुलेशन करूं कि इतना होगा लमसम, लेकिन एक आम इंसान को क्या पता। अब क्या है, सब में जीएसटी लग रहा है, और आपको बिल में अलग से बताना है कि कितना जीएसटी है। जैसे पहले आप सामान खरीदने जाते, एक नॉर्मल सामान भी, ग्रोसरी आइटम, मान लो आप बिग बाजार गए, है ना, बिग बाजार पहले जाते थे, बिल आ जाता था, बिल का आपने पेमेंट कर दिया। आज क्या है, बिल में अगर आप देखें तो इसमें बाइफरकेशन है साहब, कि आपने अगर 150 रुपए की निविया क्रीम खरीदी है, तो उसमें 30 रुपए, 40 रुपए, 25 रुपए सरकार ने जीएसटी लिया है आपसे। तो ट्रांसपेरेंसी है। पे हम पहले भी कर रहे थे, पे हम अभी भी कर रहे हैं। जब जीएसटी आया तो बहुत से लोगों को लगा यार इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया। ऐसा नहीं साहब, लगा पहले भी था, पहले आपको बताया नहीं जा रहा था। आप समझ पा रहे हैं ना बात को? खून पहले भी आपसे आपका चूसा जा रहा था, बट आप फील नहीं कर पा रहे थे कि आपका खून चूसा जा रहा है। अब आपको बता करके, तो ट्रांसपेरेंसी बेटर है साहब, ट्रांसपेरेंसी बेटर है। कंज्यूमर को पता तो हो, खरीदार को पता तो हो कि साहब हम जो खरीद रहे हैं इसमें कितने रुपए के गुड्स हैं, कितने की सर्विस है और कितना टैक्स जुड़ा है। यहां तक बात आपके समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत? इसके अलावा और पहले क्या खामियां थी जिसको सुधार किया गया? पहले जैसे वैट था, तो वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। जितनी स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने उसके हिसाब से वैट एक्ट बना रखे थे। जैसे यूपी वैट एक्ट अलग हो गया, दिल्ली का वैट एक्ट अलग हो गया। अब इनमें दिक्कतें क्या होती थी, अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस थे। अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस का मतलब, जैसे हो सकता है कि ये पेन पे यूपी में वैट लगता हो 5% और दिल्ली में लगता हो 10%। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हम लोग बात करते हैं कि हम ग्लोबली लड़ाई करेंगे, बट साहब ग्लोबली तो छोड़ दो, हम विद इन इंडिया लड़ाई करने बैठे हैं। वाकई लड़ाई कर रहे हैं। रीजन में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हो क्या रहा है, यूपी, दिल्ली या जितने भी स्टेट है, कहीं कम टैक्स लग रहा है, कहीं ज्यादा टैक्स लग रहा है। अब कहीं कम कहीं ज्यादा से वही प्रोडक्ट टैक्स की वजह से कहीं महंगा हो रहा है, टैक्स की वजह से कहीं। आप समझ रहे हैं? एक देश में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो नहीं थी। दूसरा, जैसे वैट में रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो रजिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कतें थी साहब। रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें मतलब ये था कि जैसे अलग अलग लिमिट्स थी। कोई स्टेट में लिमिट थी कि 5 लाख से ऊपर टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, कहीं पे लिमिट थी 10 लाख से ऊपर है तो कराओ। भाई आपको यूनिफॉर्मिटी तो थी नहीं, सबने अपने हिसाब से एक्ट बना रखे थे।
इसके अलावा क्या होता था, जब एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में बिकता था तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लगता था? एज द नेम सजेस्ट, ये लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इसको करती क्या थी सेंट्रल गवर्नमेंट? इस पैसे को स्टेट को ही दे रखा था। ये पूरा डिपार्टमेंट स्टेट को एलोकेट कर रखा था कि इससे जो पैसा है स्टेट अपने पास रख ले। सेंट्रल ने ये पैसे को किसको दे रखा था? स्टेट को। अब जैसे मान लीजिए गुड्स बिके एक जगह से दूसरी जगह, मान लो लेट से हरियाणा से गुड्स बिके सूरत में। हरियाणा से गुड्स बिके कहां पे? सूरत में। लेट से हरियाणा से कार बिकी सूरत में। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा। वो सेंट्रल सेल्स टैक्स मिलता था जो सेलिंग स्टेट होता था उस गवर्नमेंट को, यानी हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट को कि गुजरात की? हरियाणा की। अब लेकिन सुनिए, इसमें दिक्कत समझिए, वो कार चलेगी कहां? गुजरात में। सड़कों में गड्ढे कहां पे होंगे? गुजरात में। कल को कोई हादसा हो जाता है तो मौका वारदात पे कौन पहुंचेगा? उस समय कौन अटेंड करेगा? वहां वहां की पुलिस गुजरात की कि हरियाणा की? गुजरात की पुलिस, गुजरात की एम्बुलेंस। आप समझ रहे हैं बात को? टैक्स लेके बैठी है यहां की गवर्नमेंट जो बेच रहा है, बट साहब यूज तो कहीं और हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी खामी थी कि पुराना टैक्स ओरिजिन बेस्ड था, जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया गया। जीएसटी जो आया वो डेस्टिनेशन बेस्ड आया, यानी आज अगर सेम एग्जांपल ले ले, हरियाणा से गुजरात माल बिकता है तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं लगता, जीएसटी लगता है। जीएसटी में भी आपको समझाऊंगा कि एक आईजीएसटी होता है, वो लगता है, समझाऊंगा। आप अभी जीएसटी समझो। जीएसटी लगता है और उसका जो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन है वो कौन से स्टेट को मिलता है? जहां बिका गुजरात। सर अगर उल्टा बिका गुजरात से हरियाणा तो हरियाणा को। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। तो पहले ओरिजिन बेस्ड में बड़ी दिक्कतें थी साहब, अब डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया गया। आपको बात समझ में आई? यहां तक क्लियर? 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब अगर आपके समय पे अभी ना जीएसटी नहीं आया होता तो पता है आप अपने करिकुलम में क्या पढ़ रहे होते? आप अपने करिकुलम में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पढ़ रहे होते, सर्विस टैक्स पढ़ रहे होते, वैट पढ़ रहे होते, सेंट्रल सेल्स टैक्स पढ़ रहे होते और कस्टम भी पढ़ रहे होते। बट अब जीएसटी आने की वजह से ये सब ना पढ़ के आप जीएसटी पढ़ोगे और कस्टम पढ़ोगे। सर कस्टम एक्ट जो है ये पहले भी था और ये अब भी है। हाँ बेटा, ये पहले भी था और ये अब भी। सर ये सब्स्यूम नहीं हुआ जीएसटी में? नहीं। मतलब सर जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बोल रहे हैं कि सब्स्यूम्ड हो गए, जीएसटी में समा गए, उसमें कस्टम नहीं है। नहीं, कस्टम को सेपरेट रखा गया था, रखा है और रखा रहेगा। नहीं सर। अच्छा क्यों सर? कस्टम होता क्या है? कस्टम कस्टम ड्यूटी, वैसे तो आपको जब कस्टम पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, तो कस्टम ड्यूटी भी, लेकिन एक ब्रीफ दे देता हूं। कस्टम ड्यूटी बेसिकली गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगती है और किसी पे नहीं लगती है। गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे। तो कस्टम ड्यूटी का मेन ऑब्जेक्टिव एक जो आपको दिख रहा है कि टैक्स लेना तो है ही, इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट एक रेगुलेशन रखती है कि हमें किस कंट्री से क्या चीज इंपोर्ट करनी भी है कि नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि कोई दूसरी देश हमारे यहाँ जबरदस्ती कोई चीजें भेज दे या एक्सपोर्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए इस बार मान लेते हैं वीट कम हुआ, गेहूं की फसल कम हुई और एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए उसका एक अलग एक्ट है जिसपे उन्होंने अपनी कंट्रोलिंग रखी हुई है कि हमें क्या करना है, कब किस पे प्रोहिबिशन लगाना है, कब किस पे टैक्स रेट ज्यादा करना है, कब कम करना है। इसलिए कस्टम को जीएसटी में मर्ज नहीं किया, ना कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को ना? क्लियर? ओके सर। सर जीएसटी 2017 में आया। सर एक बात आपने बोली कि वाजपेयी साहब जब थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आप लोग ने सुना हुआ है ना? अब जीवित तो नहीं है लेकिन वो बड़े अपने आप में माने हुए हस्ती हैं। तो सर जब बीजेपी के उस समय पे गवर्नमेंट थी, सन 2000 की बात है, तो 2000 में ही उन्होंने जब कहा था कि हम जीएसटी लाएंगे तो ये 2017 तक डिले क्यों हो गया? साहब हमारा देश जो है, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे आमतौर पे क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो मैंने आपको बताया करीब करीब 160 कंट्रीज जीएसटी लगाती हैं, 160 के अप्रोक्सीमेटली। उनमें ज्यादातर अगर देखा जाता है तो 3 तरीके से जीएसटी देखा जाता है लगते हुए। 3 तरीके से, 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी, 3 वैरायटी ऑफ जीएसटी। मतलब ये वैरायटी ऑफ जीएसटी कपड़ा खरीद रहे हैं, ये सिल्क का है, कॉटन है। 3 वैरायटी क्या, मैं समझाता हूं। एक होता है नेशनल बेस्ड जीएसटी, ये सिर्फ समझ लेने की बात है, या नेशन जीएसटी। तो एक हो गया नेशनल जीएसटी, एक हो गया स्टेट जीएसटी
और एक हो गया डुअल जीएसटी। मैं तीनों का आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। नेशनल जीएसटी जिन भी कंट्रीज में लगता है, वहां पे होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स कलेक्ट करती है। नेशनली एक जगह पूरा टैक्स कलेक्ट होता है, फिर अपने हिसाब से स्टेट को बाइफरगेट करती है, स्टेट को पैसा देती है। स्टेट जीएसटी जहां पे होता है जिन कंट्रीज में, वहां पूरा पैसा स्टेट लेता है। हम लोग ने ये दोनों नहीं लगाए हैं, हम लोग ने लगाए हैं डुअल जीएसटी। मतलब हम लोग जब जीएसटी लगाते हैं तो सेम टाइम पे उसी समय उसी चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगा रही होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तभी शायद आपने, अभी तो 2017 से बहुत साल हो गए हैं, आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा बिल, कहीं ना कहीं अगर आपने देखा हो कभी, तो उस बिल में जीएसटी नाम से ना लिख करके दो जीएसटी लिखे होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कभी ध्यान दिया आपने? हम लोग डुअल मॉडल पे चलते हैं साइमल्टेनियसली, जहां सेंट्रल भी लगा रही है और जहां स्टेट भी लगा रही है। क्या लगता है, अच्छा मॉडल खराब मॉडल? चलो सच बताऊं झूठ बताऊं? झूठ से शुरुआत करते हैं। बुक्स के हिसाब से बहुत बढ़िया मॉडल है। फेडरल कंट्री हमारी, जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर और स्टेट में, इसलिए दोनों लगाते हैं। बट एक्चुअल समझिए सच्चाई क्या है। पूरे विश्व में सिर्फ एक दो कंट्री को छोड़ के कोई भी डुअल मॉडल फॉलो नहीं करता। सिर्फ ब्राजील और कनाडा में डुअल मॉडल पाया जाता है और कहीं ये मॉडल जल्दी पाया नहीं जाता। ज्यादातर सब नेशन वाइज जीएसटी, नेशनल जीएसटी के मॉडल को फॉलो करते हैं, जहां पे सेंट्रल पूरा पैसा लेती है फिर स्टेट को करती है। हुआ क्या, जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा, उसके बाद 2004 में एक इन्होंने कमेटी बनाई, केलकर टास्क फोर्स एक बनाई, जिससे पूछा इन्होंने कि सर हमें अपने इंडिया में किस मॉडल पे जीएसटी लगाना चाहिए। उससे ये नहीं पूछा कि हमें जीएसटी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये तो डिसाइड हो गया था कि जीएसटी लगेगा। बट उससे पूछा गया किस मॉडल पे लगाना चाहिए। उसने जो सजेस्ट किया केलकर टास्क फोर्स ने, उसने कहा साहब आपको नेशन वाइज जीएसटी पे जाना चाहिए, सिंगल जीएसटी पे जाना चाहिए। आपको सिंगल जीएसटी, नेशनल जीएसटी लगाना चाहिए, जहां पे सेंटर कलेक्ट करे और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्टेट्स को। बट साहब उसके ये कहने की देर थी, उसके बाद स्टेट्स, कोई भी स्टेट नहीं माना। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो लफड़ा हो जाएगा, हम अगर इस पे हाँ कर देंगे तो हम तो अपने हाथ कटवा बैठेंगे। आपको सच्चाई समझा रहा हूं, सुन लेना। हम तो अपने हाथ कटवा बैठेंगे, सारा पैसा जाएगा सेंट्रल को, फिर सेंट्रल हमको देगी, हम सेंट्रल से कटोरा लेके मांगते रहे, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। आप समझ रहे हैं ना, पैसे की माया है ना। स्टेट गवर्नमेंट का साहब अभी हमारा रेवेन्यू आ रहा है, वैट से पैसा हमको मिलता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स से पैसा मिलता है, और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, ऑक्ट्राई वगैरह, जाने क्या क्या लगा करता था। तो अब हम सब कुछ जीएसटी में आप समा दे रहे हो, और उसके बाद भी आप कह रहे हो सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, तेरे नहीं सर नहीं हो पाएगा। स्टेट ने मना कर दिया, नहीं लग पाएगा। और बहुत मना मना करके फिर इस नतीजे पे पहुंचा गया कि डुअल लगेगा। डुअल पे भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे थे, कुछ लोग राजी नहीं थे। बट ये जेटली साहब, बीजेपी गवर्नमेंट, और वो दौर एक ऐसा आया जहां पे उनकी बड़ी चल रही थी, उन्होंने किसी तरीके से मनवा करके लगा दिया 1 जुलाई 2017 से। नहीं तो लगना बड़ा मुश्किल काम था। तभी हमारे यहाँ डुअल जीएसटी लगा। डुअल जीएसटी में ये हुआ कि स्टेट ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, तो ठीक है, इस पे डिसाइड हुआ कि ठीक है साहब, जब जीएसटी जमा होगा तो सेंट्रल का पैसा सेंट्रल के पास पहुंच जाएगा और स्टेट का पैसा डायरेक्टली स्टेट के पास पहुंच जाएगा। तभी बिल में आपको दो दिखते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो डुअल जीएसटी पूरे वर्ल्ड में अच्छा नहीं माना जाता है, ये सच है। क्यों? क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं साहब एक देश एक कर, तो आपको टैक्स को करना है सिंप्लीफाई, टैक्स को बनाना है आसान, टैक्स को बनाना है आम जीवन के लिए, आम इंसान के लिए, कि भैया हमने पे कर दिया, अब तुम आपस में समझ लेना। आप समझिए ना बात को। आसान कब हो सकती थी जी? आसान तभी हो सकती थी जब हमको पता है कि हमें 100 रुपए लेट से 18 पे करने, हमने 18 रुपए एक जगह पे सेंट्रल को दे दिए, अब वो समझ ले किसको देना है किसको नहीं। बट यहां पे सरकारों को आपस में ही भरोसा नहीं है। आप आपस में भरोसा नहीं कर रहे, आम पब्लिक क्या भरोसा कर रही है, बात ये लगे। आप समझने की कोशिश करिए। इसीलिए लगा सेंट्रल और स्टेट, जहां पे आप समझ पा रहे हैं डुअल जीएसटी,
बट इसमें भी इनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि इसको भी इतनी खूबसूरती से लगाया गया कि ज्यादा टेंशन लोगों को ना हो। जैसे ऐड हुआ एक देश एक कर, आपको मैं अगर बताऊं सच्चाई, आराम से दिल थाम के बैठ के सुनिएगा, बोलूं, दिल पे पत्थर रख लो। जीएसटी, एक देश एक कर, कर समझते हैं ना, टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। टोटल 35 एक्ट हैं जीएसटी के जो आपको पढ़ने हैं। कितने एक्ट हैं? 35 एक्ट हैं, 35 एक्ट ऐड किया है एक देश एक कर, देखिए सच्चाई है नहीं सर, 35 एक्ट है, 35 एक्ट है जीएसटी की जी, 35 एक्ट है सर। कैसे 35? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, एक्ट का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। 31 है स्टेट जीएसटी एक्ट, 31 है स्टेट जीएसटी एक्ट। सर 31 स्टेट जीएसटी, कितने स्टेट्स हैं? 28 पकड़ लें और प्लस 3 और यूनियन टेरिटरी, वैसे तो 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 में से 3 ऐसी हैं आज की तारीख में जिनका खुद का लेजिस्लेचर है। यूटी समझते हो कि नहीं? बिल्कुल ही गांव के बच्चों को तो हम लोग नहीं पढ़ा, ठीक है ओके। तो यूनियन टेरिटरी 3 ऐसी हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, जैसे कि एक है दिल्ली, दूसरी, वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर, सही है, तीसरी नहीं, देखते कहीं से आएगा क्या ऑनलाइन? हाँ आ गया है, पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे, उसका नाम चेंज करके पुडुचेरी। ये 3 ऐसी हैं, दिल्ली, जे&के एंड पुडुचेरी। यहां 3 पे अपना खुद का लेजिस्लेचर है, खुद की गवर्नमेंट। समझते हैं बात को, इसका लेजिस्लेचर का मतलब। तो 28 जीएसटी वो है स्टेट के, 3 ये, 31 स्टेट जीएसटी एक्ट बने हैं, 31 स्टेट जीएसटी है। जैसे दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, समझ पा रहे हैं? एक हो गया हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, गोवा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2000। अब समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? 31 तो वो पढ़ने, 31 दिल थाम के बैठिएगा। अभी हुए सर 32, आपने बोले 35, अभी कितने हुए? 32। अब एक और बात करते हैं, आज की तारीख में जब गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होती हैं विद इन स्टेट, विद इन स्टेट को हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब विद इन स्टेट सप्लाई होती है तो बिल में लगाया जाता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन जब आउटसाइड स्टेट सप्लाई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, क्या बोलते हैं? अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो बिल में लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक बना हुआ है आईजीएसटी एक्ट 2017, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। कितने हो गए? 33। तो अभी बचते हैं, हिसाब देता हूं उनका। आपकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज बच गई, 8 में से 3 में खुद का लेजिस्लेचर है, 5 में खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। यूनियन टेरिटरीज का मतलब बेसिकली तो वैसे आप जानते ही नहीं, समझते हो, तो यूनियन टेरिटरीज वो टेरिटरीज जो यूनियन के अंडर आती हैं। जब बेसिकली जब आज से बहुत साल पहले जब स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो कुछ जगह ऐसी थी जो या तो इतनी छोटी थी कि उनको स्टेट्स में नहीं बदला जा सकता था, या फिर वहां पे इतना ज्यादा फाइनेंशियल इम्बैलेंस था कि अगर स्टेट के अंदर दे देते तो वो लोग भूखे मर जाते। तो तब ये डिसाइड हुआ था कि ये जगह यूनियन गवर्नमेंट अपने अंडर रखेगी, तो उनको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। ऐसा स्कूल लाइफ में पढ़ाया जाता है, इसका टैक्स से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो है यूटी, तो वो 8 यूटी में 3 यूटीज में अपने खुद का लेजिस्लेचर है, उनके लिए स्टेट एक्ट बना है। बची हुई जो 5 यूटीज हैं उसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। आपने छोटे में पढ़ा होगा, एक दमन एंड दीव एंड और एक लक्ष्य नहीं, बहुत सारे पढ़े, एक दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों मर्ज होकर आज की तारीख में एक हो गई। वो भी जब आगे आएगा तो मैं बताऊंगा कौन सी 5 है, उस पर मैं जाऊंगा, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, सब मैं आऊंगा, लद्दाख वगैरह सब आऊंगा। तो वो 5 के लिए बना हुआ है यूटी जीएसटी एक्ट। 5 नहीं बने, एक बना हुआ है, यूटी जीएसटी एक्ट 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, वो एक बने। कितने हो गए? 34। सर एक और कौन सा बच गया?
जब जीएसटी आने की बात हुई तो साहब कोई स्टेट मानने को तैयार नहीं था। स्टेट ने कहा नहीं सर, जीएसटी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, क्योंकि जीएसटी आ गया तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा। सारे स्टेट्स को जो डर था वो ये था कि बिकॉज ऑफ जीएसटी हमको रेवेन्यू कम मिलेगा। रेवेन्यू समझते हैं ना, टैक्स का कलेक्शन कम होगा। आज हम अच्छा टैक्स कमा रहे हैं जीएसटी से पहले। जीएसटी आ गया सर, हम तो अपने हाथ कटवा बैठेंगे, उसके लिए तो चलो स्टेट आ गया, बट साहब हमको रेवेन्यू कम हो जाएगा, हमें नहीं करना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा परेशान मत हो, अगर जीएसटी आने की वजह से तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन कम होता है तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगले 5 सालों तक, जीएसटी आने से अगले 5 साल वो हो चुके हैं, अब इस पर भी चर्चा बाद में करूंगा। जीएसटी आने की वजह से अगर तुम्हारा कलेक्शन कम होता है तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, सेंट्रल ने कहा स्टेट से कि आपका नुकसान नहीं होने देंगे, होता है तो हम भरपाई करेंगे। स्टेट ने कहा देखो भैया देखो, हम भी बहुत वादे करके आते हैं लोगों से। वादे करती है गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट कहती है देखो हमको मत सिखाओ, हम भी तो बोल के आते हैं रोडे बनवा देंगे, सबके अकाउंट में इतने इतने रुपए पहुंच जाएंगे, ये वो। हर एक गवर्नमेंट, चाहे वो एक नहीं है, हम किसी का एक का पक्ष नहीं ले रहे, आप समझ रहे ना बात को। उन्होंने कहा साहब ऐसे थोड़ी ना होता, आप बोल रहे हैं कल को मुकर गए तो इसको भी कहीं लिखो। तो इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, जिसमें लिखा गया कि साहब अगर जीएसटी आने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कितने हो गए? 35। आपको कितने पढ़ने हैं? 35। अच्छा, आपको 35 पढ़ने होंगे कि जैसे आप कानपुर में बैठे, यूपी में बैठे हो तो यूपी वाला स्टेट वाला पढ़ लोगे, क्या चलेगा? आपका तो नेशनल एग्जाम है, तो यूपी या दिल्ली या हरियाणा में तो अलग नहीं है। चलो आपके दिल से बोझ थोड़ा कम कर देते हैं। खूबी ये है कि साहब लॉ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अलग अलग स्टेट एक्ट जरूर बनाए गए, बट जो गलती वैट में हुई थी वो गलती गवर्नमेंट ने नहीं दोहराई। सारे स्टेट एक्ट में डिक्टो सब कुछ कॉपी पेस्ट है, एक ही जैसा लिखा है। एक ही जैसा समझते हैं बात को। जैसे पहले वैट एक्ट में यूपी में कुछ लिखा था, दिल्ली में कुछ लिखा था, अब सब में एक ही जैसा है। बनाने इसलिए पड़े, बनाते नहीं तो लीगलिटी नहीं आती। कैसे लग रहा है? तो आज जैसे आप देखते सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आप जैसे यूपी में सामान खरीदते तो कौन सा एसजीएसटी लगा होता है? उसमें यूपी जीएसटी लगा होता है। दिल्ली में चले जाओ सामान खरीदने तो कौन सा एसजीएसटी लग रहा होगा? दिल्ली। तो उसके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा ना। तो वो जो 31 है वो एग्जैक्टली सेम है। अब समझ पा रहे हैं बात को? तो एक पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आपके दिमाग को थोड़ा सा और ठंडा कर देते हैं, जो सीजीएसटी एक्ट 2017 बनाया गया और जो एसजीएसटी एक्ट बनाए गए वो भी सेम है। मतलब अगर अपन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पढ़ लेते हैं तो अपना, हाँ, तो हमारे करिकुलम में सेंट्रल है सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी नहीं, बट एसजीएसटी भी हम लोग पढ़ ही लेंगे, क्योंकि जब से एसजीएसटी पढ़ लिया तो, अब बात समझ पा रहे हैं? आईजीएसटी लेकिन अलग पढ़ना पड़ेगा। यूटीजीएसटी सीजीएसटी से थोड़ा बहुत सेम मिलता हुआ, सेक्शंस अलग हैं, बट वो हो जाएगा। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, उसकी बात अलग देखनी पड़ेगी। तो कहने में 35, बट जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि ये 40 नंबर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें 30-35 जीएसटी की कवरेज है। कंटेंट एज कंपेयर टू इनकम टैक्स थोड़ा सा कम है। समझ पा रहे मेरी बात को? पक्का? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कुछ पूछना है, कुछ भी दिमाग में अगर आपके आ रहा हो, आप पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं जी। हाँ, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ 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 हाँ। नहीं, उसी पे कैलकुलेट करते रहे। मैं बताता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल सही। इनका डाउट आया कि जैसे सपोज करिए सर, आपने एग्जांपल दिया कि हम लोग कोई सामान खरीदते, थोड़ा सा आपके डाउट को आप सिंपल कर देते हैं ना सबके लिए।
कि जैसे कहीं से सामान खरीदते हैं सर, कोई भी मॉल से या किसी भी ऐसी रिनाउंड दुकान से जो हमें बिल दे रहा है, पक्का बिल दे रहा है, तो सर एक तो सर जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि ये एमआरपी है एंड दिस एमआरपी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, आपने अक्सर ध्यान दिया होगा, तो ब्रैकेट में लिखा होता है। और एक वो जो जीएसटी वो लगा रहा है, ये दोनों अलग अलग है? नहीं जी, बिल्कुल दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। अब आपका वो जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है एमआरपी, उसका मतलब होता है इससे ज्यादा का नहीं बेचा जा सकता, कि अगर 35 रुपए लिखे हैं तो 35 से ज्यादा का नहीं बेचा जा सकता, कम का बेचा जा सकता है। तो किस वैल्यू पे जीएसटी निकलता है उसके लिए भी आप जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। एक सेक्शन पढ़ाऊंगा आपको, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई का, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें मैं बताऊंगा किस वैल्यू पे जीएसटी निकलता है। दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक औपचारिकता हो गई कि इससे ज्यादा वैल्यू पे नहीं बेचा जा सकता, आप समझ पा रहे हैं, और किस वैल्यू पे लग रहा है, जितने का वो आपको बेच रहा है उस पे वो जीएसटी कैलकुलेट करके लगा रहा है। बट दोनों का टोटल कैन नॉट एक्सीड 15 लीगली। इफ एमआरपी इज कोटेड 35, तो 35 से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए दोनों का टोटल। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, बट किस वैल्यू पे वो कैलकुलेट करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो वैल्यू कैसे निकलती है। और कोई डाउट आता हुआ कहीं से भी, कोई भी आपके दिमाग में आ रहा हो? नहीं? ठीक है, हाँ हाँ, क्या फिर से बोलिए एक बार। नहीं, जितने स्टेट हैं उन सबके स्टेट जीएसटी एक्ट अलग अलग बने हुए हैं, बट सब में कंटेंट वही लिखा गया है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए, जैसे 31 बच्चों से हमने टेस्ट लिया, सबकी कॉपी में सब कुछ सेम आंसर लिखा है, डिट्टो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वो है वो 31 बच्चे, लेकिन सबके में कॉपी पेस्ट है, तो वो एक्ट अलग है, दिल्ली वाला एक्ट अलग है, बट वो सेम कॉपी पेस्ट। सेंट्रल वाला एक ही है, स्टेट जितने उतने स्टेट। ठीक है, और थोड़ी चर्चा कर ले, और कोई डाउट आता हो तो पूछ ले। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट हो तो पूछो। है किसी को कोई डाउट? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा डाउट है कि जैसे सर कह रहे हैं, इनका डाउट ये मैं डाउट रिपीट कर देता हूँ कि जैसे सर अपन आईटीसी क्लेम करते हैं, आपने बोला कि जो सामान आप खरीदेंगे व्यापार के लिए उसका आपको इनपुट टैक्स मिल जाए, क्रेडिट मिल जाएगा, जिसको आप आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। बट सर कभी अगर मान लीजिए पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा बचा रह गया, तो आगे क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज सिंपली यस, जिसको भी हम लोग सीखेंगे, ये भी हम लोग इस पे भी सीखेंगे, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे भी एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 16 आएगा, जो बताता है क्या, बहुत सारी बातें करेंगे, इस पे पूरा आईटीसी का एक टॉपिक आएगा। तो अभी के लिए आंसर हाँ यस, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको, बट अगर आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है ना जी। और कोई डाउट किसी का? इसका भी मतलब पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या एडजस्ट होता है क्या नहीं। नहीं, ठीक है, अब आगे समझाऊं, और इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनना, अगर विद इन स्टेट्स गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होती हैं तो लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। विद इन यूटी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होती हैं तो लगता है सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। क्या लगता है? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। एसजीएसटी को रिप्लेस करके क्या हो जाता है? यूटीजीएसटी। मतलब अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के विद इन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही है तो बिल में क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। कौन सा यूटी? अंडमान निकोबार आइलैंड वाला। और सर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचा जाता है, या एक स्टेट से दूसरी यूटी माल बेचा जाता है, या एक यूटी से दूसरी यूटी माल बेचा जाता है, समझ पा रहे हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरी यूटी, या एक यूटी से दूसरी यूटी, या एक यूटी से दूसरे स्टेट, ये सब होती है इंटर स्टेट सप्लाई। इस पे लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट उसका आधा पैसा अपने पास रखती है और आधा एलोकेट कर देती है स्टेट्स को, आधा दे देती है जो कंज्यूमिंग, जो डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट है उसको। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलो, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज जो मैंने आपको शीट दी है, अगली क्लास में आने से पहले बस इसको एक रीड करके आना, बहुत बेसिक सी है, एक रीड करके आपको आना, थोड़ा सा और आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, कोई और दिमाग में डाउट आता है तो आप लेके आना अगली क्लास में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।